नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग का टॉपिक है बायोलॉजी से सेल। कोशिका क्या होती है और कोशिका के जितने अंगक होते हैं और उनके कार्य कौन क्या क्या होते हैं। कोशिका के जितने भी अंगक होते हैं उनके कार्य क्या क्या होते हैं, कोशिका कितने प्रकार की होती है, ये सब पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे हम लोग इस वीडियो में और जानेंगे कोशिका के अंगक के मुख्य कार्य क्या क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कोशिका। कोशिका कहते किसे हैं? कोशिका की डेफिनेशन। कोशिका किसे कहते हैं? देखो, कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। देखो, जो भी जीव हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? दुनिया में जितने भी जीव हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से। वो किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से। तो जो कोशिका है वो जीवन की सबसे छोटी या फिर मूलभूत इकाई, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका। कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका जीवन की सबसे छोटी और सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जो भी जीव होते हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जो भी जीव होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो अब जानते हैं कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? कोशिका के फादर किसको कहा जाता है? कोशिका की खोज कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 में किए थे। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। और लेकिन ये मृत कोशिका की खोज किए थे। जो रॉबर्ट हुक खोज किए थे वो मृत कोशिका थी। सबसे पहले खोज तो किए थे, कोशिका के फादर भी इनको कहा जाता है रॉबर्ट हुक को, और 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किए थे, लेकिन वो मृत कोशिका थी। और जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले एंटन वॉन लेवेनहॉक ने किया था। एंटन वॉन लेवेनहॉक। जीवित कोशिका एंटन वॉन कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी, लेकिन वो मृत कोशिका थी। और जो जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले एंटन वॉन लेवेनहॉक ने किया था। और कोशिका और जानते हैं सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग के
अंडे की। और सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका किसको होती है? माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा, गैलीसेप्टिकमा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की है। और सबसे लंबी कोशिका, लंबी कोशिका लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। देखो बड़ा अलग होता है, जैसे कि रेड फोर्ट हो गया, वो मतलब बड़ा है, रेड फोर्ट हो गया वो बड़ा है लेकिन उसका चौड़ाई भी है और लंबा है। मतलब जैसे कुतुब मीनार वो मतलब बहुत लंबा है, उसके कंपेयर में रेड फोर्ट के कंपेयर वो तो बड़ा है, सिर्फ चौड़ाई में बड़ा है। और कुतुब मीनार सिर्फ लंबाई में बड़ा है लेकिन चौड़ाई में नहीं। तो ऐसे ही सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका तंत्रिका कोशिका है और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को, इसके अध्ययन को, इसके अध्ययन को, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और फिर से एक बार देखते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में, लेकिन वो मृत कोशिका थी। फिर सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोन वॉन लेवेनहॉक ने किया था। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की होती है। और सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। और इसके अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन। अब हम बात करते हैं कोशिका के मुख्य भाग और उनके कार्य। कोशिका के मुख्य भाग और उनके कार्य क्या है? कोशिका के मुख्य भाग जैसे कि राइबोसोम, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोजोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। ये सब जितने भी अंग होते हैं कोशिका के, उनके कार्य के बारे में हम लोग जानेंगे। और कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, मतलब यानी कि कोशिका दो प्रकार के होते हैं। और हम लोग इसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि इसकी खोज किसने की थी और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, और इससे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका, जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है वो अविकसित कोशिका होता है। प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रिमिटिव सेल जैसे कि मतलब जो पुराना सेल होता है, पुराना यानी कि जो बैक्टीरिया हो गए, पहले जमाने की सेल हो गई, पहले जमाने की सेल, मतलब जो बैक्टीरिया है जो हम लोग आंखों से देख नहीं सकते हैं, उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? यानी कि यूकैरियोटिक, यू से मतलब यूनिक सेल, जैसे कि एनिमल सेल हो गया, प्लांट सेल हो गया, ये सब किस में आते हैं? यूकैरियोटिक सेल में। अब ये जितने भी सारे अंगक हैं, जैसे कि राइबोसोम, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोजोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सब जो हैं वो किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक सेल में ये सब अंगक पाए जाते हैं, न कि प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें ये सब अंगक कुछ भी नहीं पाए जाते हैं, वो अविकसित सेल होता है।
अविकसित सेल होता है और यूकैरियोटिक सेल विकसित सेल होता है। उसमें इसमें मतलब उसमें राइबोसोम नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक में लाइसोसोम नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, ये सब नहीं होता है। और उसमें राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। तो ये सब जितने अंगक हैं ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, न कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। अब इनके जो भी अंगक हैं इनके कार्य क्या क्या हैं, अब हम लोग ये समझते हैं इनके कार्य के बारे में। अब इनके कार्य को हम लोग देखते हैं। अब इनके कार्य क्या क्या है, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल जिसे बोलते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल जिसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, सेल वॉल को कोशिका भित्ति कहते हैं। देखो कोशिका भित्ति जो होता है वो कोशिका भित्ति यानी कि जो कोशिका भित्ति कौन है, ये मतलब कि सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है सेल के सबसे ऊपर वाले भाग को सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति कहते हैं। ये क्या कार्य करता है, कोशिका को टूटने या दबने से बचाता है, कोशिका को टूटने या दबने से बचाता है। सेल वॉल का कार्य होता है कोशिका को मतलब कोशिका को टूटने या दबने से सेल वॉल मतलब कोशिका को बचाता है, वो ना टूट पाए ना दब पाए, मतलब उसको एक मजबूत आकार देता है, कोशिका को मजबूत आकार देता है। देखो टूटने या दबने से, टूटने या दबने से बचाना और मजबूत आकार देना। देखो सेल वॉल जो होता है वो कोशिका को मजबूत आकार देता है और कोशिका को टूटने या दबने से बचाता है। सेलुलोज जो सेल वॉल कोशिका भित्ति ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, पादप सेल में पाया जाता है। कोशिका भित्ति होता है जो वो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और वो किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। ये सेलुलोज ये किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और ये क्या कार्य करता है कोशिका में, कोशिका को टूटने या दबने से बचाता है और उसको मजबूत आकार प्रदान करता है, मजबूत आकार प्रदान करता है कोशिका को, कोशिका में कोई भी क्षति ना आए। देख रहे हो ना, कोशिका सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वो सेल वॉल होता है, सेल वॉल सबसे ऊपर वाले भाग को सेल वॉल कहते हैं। और ऐसे जीवाणु की कोशिका किससे बनी होती है, जो जीवाणु की कोशिका होती है, जीवाणु की कोशिका किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लैंड से, पेप्टिडोग्लैंड से बनी होती है। जीवाणु की कोशिका पेप्टिडोग्लैंड से बनी होती है, इसको म्यूरिन भी कहते हैं। जीवाणु की कोशिका पेप्टिडोग्लैंड से बनी होती है, इसको म्यूरिन भी कहा जाता है। तो ये सिर्फ हम लोग पढ़े हैं सेल वॉल, जो कि सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। और ये किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। और ये क्या कार्य करती है कोशिका में, उसको मजबूत आकार प्रदान करती है और उस कोशिका को टूटने या दबने से बचाती है, यानी कि कोशिका कोई भी क्षति ना पहुंच पाए। तो ये काम करती है कोशिका भित्ति। तो हम लोग सेल वॉल समझ लिए हैं, अब सेल मेम्ब्रेन समझते हैं, यानी कि कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली।
सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो होता है वो कोशिका को चारों तरफ से घेरे रहता है। कोशिका झिल्ली जो होता है वो कोशिका को चारों तरफ से घेरे रहता है। देखो हम इस डायग्राम के मदद से देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है यानी कि मतलब सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कोशिका के अंदर जितने भी भाग हैं वो चारों तरफ से, मतलब इसमें जितने भी मटेरियल है वो चारों तरफ से उनको घेरे रहता है। कोशिका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो कोशिका के चारों तरफ से, कोशिका को चारों तरफ से घेरने का काम करता है, चारों तरफ से घेरे रहता है, जिससे कि कोशिका के अंदर जैसे कोई भी पदार्थ है, कोशिका के अंदर कोई भी पदार्थ है वो न बाहर आ पाए और मतलब बाहर न जा पाए और ना आ पाए। ये कौन तय करता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ये तय करता है कि कोशिका के अंदर जो पदार्थ हैं वो न बाहर जा पाए और न अंदर आ पाए कोशिका के अंदर, तो उनको चारों तरफ से घेरे रहता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कोशिका को चारों तरफ से घेरे रहता है और उसमें जो भी पदार्थ होते हैं यानी कि जो भी इसके अंदर मटेरियल्स होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी इसके अंदर मटेरियल होता है वो न ये तय करता है कि वो न बाहर जाए और न बाहर मतलब अंदर आए कोशिका के। ये कौन, इसका कार्य यही होता है सेल मेम्ब्रेन का। और सेल वॉल का कार्य होता है कोशिका को मजबूत आकार प्रदान करना, उसको टूटने या दबने से बचाना। अब हम लोग देखते हैं सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम यानी कि तारक काय। तारक काय, सेंट्रोजोम जो होता है, देखो तारक काय का कार्य होता है, तारक काय जो तारक काय होता है और उसका कार्य होता है जब ये कोशिका में किस तरह कार्य करता है। तारक काय यानी कि सेंट्रोजोम ये कोशिका में किस तरह काम करता है। तारक काय देखो जब कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन जैसे मियोसिस माइटोसिस, कोशिका का विभाजन होता है मियोसिस माइटोसिस में, तब ये क्या करता है, तब तारक काय जो होता है वो डायरेक्टर के रूप में काम करेगा। तारक काय जो होगा वो एक डायरेक्टर के रूप में काम करेगा। ये एक स्पिंडल फाइबर्स बनाता है। जो तारक काय होता है वो स्पिंडल फाइबर्स बनाता है। स्पिंडल फाइबर्स, देखो ये स्पिंडल फाइबर्स बनाएगा। स्पिंडल फाइबर्स को स्पिंडल फाइबर्स को बनाता है। और ये कैसे होते हैं, ये धागे जैसे दिखते हैं। स्पिंडल फाइबर्स कैसे होते हैं, ये धागे जैसे दिखते हैं स्पिंडल फाइबर्स। और फिर ये गुणसूत्रों को पकड़ते हैं। ये गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स को पकड़ते हैं। ये धागे जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स को पकड़ते हैं। देखो ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ये क्या करेगा, क्रोमोसोम्स को, क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र को पकड़ते हैं। ये क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र को पकड़ते हैं। स्पिंडल फाइबर गुणसूत्रों को पकड़ते हैं। और फिर ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो कोशिका के गुणसूत्रों को एक कोशिका के एक छोर से दूसरी छोर तक लेके जाते हैं। देखें ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, स्पिंडल फाइबर कोशिका के एक छोर से यानी कि एक छोर से दूसरी छोर तक लेके जाते हैं। ये मतलब जो स्पिंडल फाइबर जो धागे जैसे दिखते हैं वो क्रोमोसोम्स को एक छोर से दूसरे छोर तक लेके जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इससे यह सुनिश्चित होता है कि जो नई कोशिकाएं बन रही हैं, नई कोशिकाओं को बराबर और सही जानकारी मिले। देखो स्पिंडल फाइबर तारक काय जो सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम वो
वो किसकी तरह दिखता है, वो मतलब तारककाय जो होता है वो मतलब इसमें जब कोशिका का विभाजन होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है जैसे कि माइटोसिस और मियोसिस, तब ये किसकी तरह काम करेगा, डायरेक्टर की तरह काम करेगा। और फिर उसमें एक क्या बनेगा, स्पिंडल फाइबर बनेगा जो कि धागे जैसे दिखते हैं। फिर ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो कोशिका में गुणसूत्रों को पकड़ते हैं, फिर ये इस गुणसूत्रों को, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो गुणसूत्रों को कोशिका के एक छोर से, यानी कि एक छोर से दूसरी छोर तक लेके जाते हैं। फिर इससे क्या पता चलता है कि जो नई बन रही हैं कोशिकाएं, उनको बराबर और सही जानकारी मिले। तो ये होता है तारककाय का काम। देखो हम लोग कोशिका झिल्ली की एक बात नहीं जाने, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है। देखो ये लिपिड से बनी होती है, लिपिड से बनी होती है। और लिपिड किससे बना होता है, लिपिड फास्फोग्लिसराइड, जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड से बनी होती है। और लिपिड किससे बना होता है, ग्लिसराइड से बना होता है, ग्लिसराइड से बना होता है। ग्लिसराइड से बना होता है। देखो हम लोग कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली और तारककाय के कार्य के बारे में जाने हैं। अब हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, केंद्रक। तो चलिए देखते हैं केंद्रक क्या होता है और ये कैसे कोशिका में काम करता है। देखो ये जो केंद्रक है, न्यूक्लियस, केंद्रक, देखो जो केंद्रक होता है, ये सेल का ब्रेन भी कहा जाता है, मतलब ये कोशिका का दिमाग भी होता है, कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है सेल को, मतलब किसको, न्यूक्लियस को कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। मतलब ये तय करता है कि कोशिका कितना बढ़ेगी, कितना घटेगी, क्या काम करेगी, कैसे बटेगी, ये सब तय करता है। कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। कोशिका में न्यूक्लियस का काम यही होता है कि उसका एक ब्रेन होता है, वो तय करता है कि कोशिका मतलब कितना बढ़ेगी, कितना घटेगी, क्या काम करेगी, ये सब न्यूक्लियस का कार्य होता है। तो न्यूक्लियस में बस इतना ही। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ द सेल। देखो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो ये कोशिका में किस तरह कार्य करता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो खाना को ऊर्जा में बदलता है। माइटोकॉन्ड्रिया खाना को किस में बदलता है, ऊर्जा में बदलता है। और ये ऊर्जा किसके रूप में बनती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनती है। देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये मतलब कि ग्लूकोज को यानी खाना को किस में बदलती है, बदलता है, एनर्जी में। और एनर्जी किसके रूप में बनता है, एटीपी के रूप में, एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, देखो माइटोकॉन्ड्रिया खाना को एनर्जी में बदलता है और एनर्जी किसके रूप में बनता है, एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनता है।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनता है, जिससे कि यह कोशिका में हर जगह इस्तेमाल होता है, जैसे कि क्या, चलना, सोचना, बोलना, सांस लेना आदि। ये सब को जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एटीपी के रूप में ऊर्जा को बनाता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा को बनाएगा। और फिर जो इससे मतलब कोशिका में ये हर जगह इस्तेमाल होता है, जैसे चलते हैं, बोलते हैं, सांस लेते हैं, ये हर जगह इसका मतलब इस्तेमाल होता है कोशिका में। तो ये होता है। और फिर कोशिका जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन स्थल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन स्थल भी कहा जाता है कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन स्थल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, और इसको श्वसन स्थल भी कहा जाता है। और इसमें दो झिल्लियां होती हैं, जिसमें एंजाइम्स होते हैं, और यह एंजाइम्स ऊर्जा को बनाते हैं। ये एंजाइम्स किसको बनाते हैं? ऊर्जा को बनाते हैं। यह एंजाइम्स ऊर्जा को बनाते हैं। इसमें झिल्ली में कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये एनर्जी को बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? एनर्जी को बनाते हैं। और इसमें क्या होता है? अपना डीएनए भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए भी होता है, जो कि कुछ प्रोटीन वो खुद ही बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हम लोग पढ़े हैं इसमें। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में वो खाना को किस में बदलेगा? एनर्जी के रूप में बदलेगा। और एनर्जी किसके रूप में बनेगी? एटीपी के रूप में बनेगी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनेगी। और फिर उससे क्या होगा कि इसे हम लोग इस्तेमाल करते थे, चलते हैं, बोलते हैं, सांस लेते हैं, किसके माध्यम से लेते हैं? एटीपी के माध्यम से ही लेते हैं। और एटीपी के माध्यम से ही लेते हैं ना। तो फिर और इसको माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो श्वसन स्थल भी कहा जाता है, कोशिका का श्वसन स्थल भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें दो झिल्लियां भी पाई जाती हैं, जिसमें एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स एनर्जी देते हैं। और इसमें अपना खुद का भी डीएनए होता है। और जो डीएनए जो कि आनुवंशिक जानकारी को संभाल कर रखता है। इसमें जो खुद का भी डीएनए होता है, जो कि आनुवंशिक जानकारी को संभाल कर रखता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का यही कार्य है। तो अब हम लोग राइबोसोम को देखते हैं। राइबोसोम कोशिका में किस तरह कार्य करता है? देखो, सबसे पहले जानते हैं कि राइबोसोम वो किससे बना होता है। राइबोसोम किससे बना होता है? राइबोसोम आरएनए व प्रोटीन। राइबोसोम जो होता है वो आरएनए वो प्रोटीन से बना होता है। जो राइबोसोम होता है इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। इसको प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम में, इसको प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। और ये जो होता है ये एमआरएनए, जो राइबोसोम होता है वो एमआरएनए से निर्देश लेके, एमआरएनए यानी कि दूध आरएनए से, इसको एमआरएनए से निर्देश लेके अमीनो एसिड से जोड़ता है। एमआरएनए से निर्देश लेके अमीनो एसिड से जोड़ता है, और यह अमीनो एसिड से जोड़ता है। और फिर इस प्रक्रिया को प्रोटीन संश्लेषण कहा जाता है। देखो, यह एमआरएनए से निर्देश लेगा, पहले एमआरएनए से निर्देश लेगा, फिर अमीनो एसिड से एमआरएनए से निर्देश लेकर अमीनो एसिड को जोड़ता है। और फिर इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अमीनो एसिड से जोड़ता है। इस प्रक्रिया को प्रोटीन संश्लेषण कहा जाता है।
इस प्रक्रिया को प्रोटीन संश्लेषण कहा जाता है। ये शरीर के मरम्मत और ये शरीर को मरम्मत के लिए जरूरी होता है। यह प्रोटीन जो होता है यह प्रोटीन शरीर के मरम्मत के लिए जरूरी होता है। तो राइबोसोम कोशिका में किस तरह कार्य करता है? जो सबसे पहले ये था कि राइबोसोम जो होता है वो आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, और राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। यह कोशिका में एमआरएनए से यानी कि दूध आरएनए से निर्देश लेकर अमीनो एसिड से जोड़ेगा। इस प्रक्रिया को प्रोटीन संश्लेषण कहा जाता है, और यह प्रोटीन शरीर के मरम्मत के लिए जरूरी होता है। ये था राइबोसोम। हम लोग देखते हैं गाल्जी बॉडी यानी कि गाल्जी काय। गाल्जी काय जिसे बोलते हैं, गाल्जी काय। इसका ये कोशिका में कैसे कार्य करता है? ये देखो, ये पैकेजिंग और वितरण का कार्य करता है। इसका मुख्य काम है पैकेजिंग और वितरण। पैकेजिंग व वितरण। देखो, गाल्जी काय का मुख्य काम है पैकेजिंग और वितरण। जैसे कोई चीज कोशिका में उपयोग करने लायक हो तो उनको पैकेज करता है, यानी कि उसको झिल्ली में लपेटता है। गाल्जी काय उनको झिल्ली में लपेटता है और फिर उनको जहां पर जरूरत होती है वहां पे भेजता है, जैसे कोशिका के अंदर या बाहर। तो गाल्जी काय का यही कार्य है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। गाल्जी काय यानी कि ये पैकेजिंग का काम करता है, यानी कि जैसे कोई चीज उपयोग करने लायक हो कोशिका में तो उसको पैकेज करके यानी कि उसको झिल्ली में लपेट कर उसको जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे भेजता है, जैसे कोशिका के अंदर या बाहर। तो गाल्जी काय का ज्यादा कुछ मतलब नहीं है कार्य, यही था। देखो, हम लोग देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। ये एक जाल जैसे रास्तों का समूह होता है, जिसमें कोशिका के अंदर चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने का कार्य करता है। इसमें प्रोटीन और वसा का संचरण करता, इसका मुख्य काम होता है प्रोटीन व वसा को संचरण करना। इसका मुख्य काम है, देखो इसका मुख्य काम क्या है? प्रोटीन व वसा को संचरण करना। देखो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य काम है प्रोटीन व वसा को संचरण करना, जिससे कि केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। और ये दो प्रकार के होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा कौन सा है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार के होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें राइबोसोम्स होते हैं और यह प्रोटीन बनाने में मदद करता है। देखो, इसको खुरदरा अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खुरदरा अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। इसमें राइबोसोम्स होते हैं और यह प्रोटीन बनाने में मदद करता है। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन बनाने में मदद करता है। क्या बनाने में मदद करता है? प्रोटीन बनाने में मदद करता है। और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं और यह वसा व हार्मोन्स को बनाने में मदद करता है। वसा व हार्मोन्स को बनाता है। वसा व हार्मोन्स को बनाता है। यह वसा व हार्मोन्स को बनाता है। और एक किसको बनाता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यह प्रोटीन को बनाता है।
तो हम लोग देखे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं। ये एक जाल जैसे रास्तों का समूह होता है जिसमें कोशिका के अंदर चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाया जाता है, और फिर इसमें प्रोटीन और वसा का संचरण होता है। और ये इसमें दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो प्रोटीन को बनाता है, और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो वसा व हार्मोन्स को बनाता है। तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो अब हम लोग देखेंगे लाइबोसोम। लाइबोसोम क्या होता है, ये कोशिका के अंदर कैसे काम करता है, लाइबोसोम कैसे काम करता है कोशिका में, तो देखते हैं। देखो लाइबोसोम यहाँ पर है। लाइबोसोम जो होता है वो कोशिका के अंदर टूटे फूटे चीज, टूटे फूटे पदार्थ जैसे खराब प्रोटीन और अनावश्यक पदार्थों को पचा देता है और उसको साफ कर देता है। लाइबोसोम उसको मतलब पचा देता है और साफ कर देता है। और इसमें सभी प्रकार के जल अपघटीय एंजाइम्स पाए जाते हैं। जल अपघटीय एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेसेज, प्रोटोएसेज, कार्बोहाइड्रेजेज एंजाइम्स पाए जाते हैं। और ये एंजाइम्स पाचन के लिए सक्षम होते हैं। ये एंजाइम्स पाचन के लिए सक्षम होते हैं लाइबोसोम्स में। और इसमें एक बात और है, जो लाइसोसोम है ये देखो, अगर कोशिका के अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस घुस रहा है तो उसको नष्ट कर देते हैं, यानी कि उसको खा जाते हैं। लाइसोसोम कोशिका को कोई भी क्षति नहीं होने देते हैं, उसको खा जाते हैं, बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट कर देते हैं अगर वो कोशिका के अंदर घुस रहा है तो। और इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। जैसे कि अगर कोशिका की मृत्यु हो रही है, कोशिका की मृत्यु होते समय ये खुद को फाड़ देते हैं ताकि पूरी कोशिका नष्ट हो जाए, मतलब कि खुद ही को फाड़ देंगे, पूरा कोशिका वही नष्ट हो जाए। तो इससे क्या होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सुसाइड बैग भी कहा जाता है, मतलब आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो ये था लाइबोसोम का कार्य, हम लोग पूरा इस वीडियो में मेंशन किए हैं। राइबोसोम देखो जो यहाँ पर है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, गाल्जी बॉडी और सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, इसका सभी अंगों का कार्य हम लोग इस वीडियो में देखे हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, और ऐसी ही और जानकारी लेने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी